जिस पर महामहिम ने दही चीनी खिलाकर इसकी शुरुआत कर दी है। यहाँ बेसिकली परमिशन सीकिंग होता है, जो कि वित्त मंत्री महामहिम से लेती है, यानी राष्ट्रपति से लेते हैं। हमारे पास गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी इस समय मौजूद है। धीरेन्द्र जी हमारे साथ है, डॉक्टर असीम हमारे साथ इस समय है, प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ, माया सिंह जी भी है, वीपी सिंह आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। सबसे पहले धीरेन्द्र जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। इस समय सबकी नजरें हैं इस बजट पर और आप बीजेपी के हैं प्रवक्ता, तो जरा आप ही बता दीजिए कि क्या खास होने वाला है इस बार। धीरेन्द्र जी आप तक आवाज आ रही है? क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं? जी जी आ रही है, प्लीज। तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और बजट एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा ही एक अच्छी उम्मीद रहती है और 2014 से मेरा मानना है कि जो मोदी सरकार है वो उसने उम्मीदों को एक्सीड किया है। जैसे पिछली बार की बात करें तो शायद लोग 10 लाख की तो डिमांड कर रहे थे, जब 12 लाख मिल गया। मेरा ख्याल है कि जो अभी आप बात कर भी रही थी कि बहुत टर्बुलेंट इंटरनेशनल टाइम्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में बहुत अस्थिरता है। ऐसे में भारत की जो नाव है उसको स्टडी किया गया है और जरूरी है कि जो हमारी एक पोजीशन है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो मुझे लगता है कि बजट में दिखेगा कि वो बनी रहेगी और हमारी पोजीशन अच्छी रहेगी टोटल ओवरऑल ग्रोथ में और लोगों के लिए भी। तो देखिए जैसा कि अभी धीरेन्द्र जी ने बताया भी और उम्मीद भी लोगों की है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है जो पेश हो रहा है और निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट को पेश करती हुई नजर आएंगी। सुबह 11 बजे बजट भाषण होने वाला है। इतिहास में पहली बार रविवार का दिन जो मुकर्रर किया गया है बजट के लिए। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब दही चीनी खिलाते हुए अदिति महामहिम को हमने देखा। लेकिन अदिति इस बार के बजट में खास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर स्टेक्स भी है और उसको ओवरऑल करने की भी बात सरकार की तरफ से होती रही है। जैसा कि आपने कहा भी, इस समय जो वर्ल्ड वाइड टेंशन चल रहा है, गोल्ड के रेट्स हम देख रहे हैं किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मार्केट कभी अप होता है कभी लो होता है। ऐसे में जब यूनियन बजट आज पेश होगा और जैसे कि हमने पहले चर्चा भी किया थी कि टैक्सेशन की बात अभी धीरेन्द्र जी भी कर रहे थे कि जो उम्मीद थी उससे ज्यादा तो सरकार ने ऑलरेडी कर दिया पिछली बार। लेकिन इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या उनकी आय पर चर्चा होगी, क्या आय बढ़ाने पर बात होगी? जो गोल्ड के रेट्स हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सामरिक रूप पे जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ऐसे में भारत अकेला ऐसा देश है जो अभी भी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए ये जो पूरा पहले आपने देखा कभी, आज से शायद 5 साल पहले तक भी हम बजट वाले दिन बहुत ज्यादा इंटरनेशनल चर्चा करते ही नहीं थे जी। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम बात करते थे और वो भी खासतौर पे जो बहुत ही डिफाइंड अर्थशास्त्री होते थे वो ये बात करते थे कि इसका इम्पैक्ट। अब हम बात करने लगे, उसकी वजह भी नरेंद्र मोदी है क्योंकि ट्रंप का हर एक बात पर उनको एड्रेस करना, हर पूरा जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो नरेंद्र मोदी पे लुकअप करना हर बात पे। तो इसीलिए आज आप और मैं और घर का हर एक मतलब 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग इस बारे में बात करते हैं, अवेयर हैं। पहली बात। दूसरी बात है, पहले क्या होता था, गृहिणियों से बात होती थी, इन जनरल बात होती थी कि क्या होगा, सब्जी तरकारी दाल, सिर्फ दाल और इन पर ही बात करते थे। अब एक वाइडर पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। देखिए भारत उस जगह खड़ा है जहां उसको सिर्फ आगे बढ़ना है और वो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। दूसरे जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर 140 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था के 140 करोड़ लोगों की कंज्यूमर जो ताकत के साथ भारत एक बार 10 पायदान और ऊपर चढ़ गया तो अमेरिका के लिए भी चुनौती है, चाइना के लिए भी चुनौती है। इससे हम बात करें। दूसरा देखिए, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक चुनौतियां हमारे साथ नहीं है। बहुत प्रैक्टिकली बताएं, बहुत अच्छा करते करते भी किसान हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। आपने किसान का जिक्र किया शिखा, किसानों को आज भी अगर कुछ भी दे दिया जाएगा, आप बात करें 6 दिन बाद वो कहेंगे कि हुआ नहीं, या आप 6 महीने बाद बात कर लीजिए वो कहेंगे कि नहीं नहीं बोला था हुआ नहीं। एक तो वो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो किसानों का एक अलग फैक्टर है। दूसरी बड़ी बात है गिग वर्कर्स, कितना बड़ा ये जो तमाम चीजें हुई, गिग वर्कर्स की सेफ्टी, उनका पैसे आय बढ़ाना। और देखिए खुद मनसुख मंडाविया ने जोमेटो स्विगी सबसे बात की थी कि ऐसा नहीं होगा कि आप ये टैग ही हटा दीजिए कि 10 मिनट्स डिलीवरी, उनकी सिक्योरिटी इसमें आपको नजर आएगी। डिफेंस आप देखिए, हम उस चौराहे पर खड़े हैं जहां पर अभी डिफेंस में हमें बहुत आगे बढ़ना है, जबकि हमने बहुत अच्छा कर लिया। इसके अलावा हमारे कमिटमेंट है खुद से
ठीक। नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं ना कि एक बार कमिटमेंट कर दिया खुद की नहीं सुनते, क्योंकि हमको तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ना है। बिल्कुल। चुनौती, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी का स्टाइल है मुंह से जवाब नहीं देते, अपने काम से जवाब देते हैं, इसलिए वो रिफॉर्म एक्सप्रेस। तो अभी बहुत सारी चुनौतियों के साथ आगे बहुत बढ़ना सारी है, चुनौतियां इसलिए हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं। और मेरा अभी आप चर्चा करेंगे तो मेरे को एक लग्जरी गाड़ियों पे भी चर्चा हाँ, करनी है जो डॉक्टर असीम हमारे साथ इस समय हैं। डॉक्टर सिंह, जाहिर तौर पर आगे बढ़ना है, ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय सरकार का फोकस क्या ग्रोथ पर रहेगा या फिर जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसकी तरफ नजरिया रहेगा सरकार का? अभी आपसे पहले हम वही फिस्कल डिसिप्लिन की आपके साथी से हम चर्चा कर रहे थे कि नॉमिनल जीडीपी का जो है, अगर आप इन्फ्लेशन को हटा के जीडीपी को कंपेयर करें तो नॉमिनल जीडीपी हमारा टेपर डाउन हुआ है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ, जिसकी चर्चा भी आपने भी की, 6.5 to 7% हम पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर हमारा जो घटता जा रहा है, अगर उसको हम अरेस्ट नहीं कर पाए और उधर टैक्स बॉयंसी को हम नहीं कंसिडर कर पाए, अभी आपने प्रवक्ता से सुना कि वो 12 लाख थ्रेशोल्ड हुआ और पिछले साल हम सबने सेलिब्रेट किया, बट इन्फ्लेशन की वजह से क्या अब आपकी जेब में जो पैसा आया, क्या उसकी परचेजिंग पावर है, वो एक अलग मुद्दा है। टैक्स बॉयंसी, नॉमिनल जीडीपी और डेट। अभी आपने स्टेट इलेक्शंस की बात करी, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। स्टेट्स की हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। लगभग 13 स्टेट्स ऐसी हैं हमारे देश में जिनका ग्रॉस जो डोमेस्टिक स्टेट जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, और उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, कंट्री के ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट तो हमने 4.5 को पूर्ति कर दी और वो एक हेडलाइन अनाउंसमेंट भी होगी ऑनरेबल सीतारमन मैम की। बट जो एक फैक्ट हम मिस करते हैं, जो हम स्टेट पॉलिटिक्स को देखते हैं, कि हमारी 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% से अधिक है, जिसमें बड़ी स्टेट्स हैं, राजस्थान है, एमपी है, एपी है, पंजाब है। अब पॉलिटिक्स को असाइड छोड़िए ना, गुड इकोनॉमिक्स मीन्स गुड पॉलिटिक्स एंड वाइस वर्सा। एंड जो गिग वर्कर्स, और भारत सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम जो कहते हैं 140 करोड़ की जिक्र, डोंट फॉरगेट 25 मिलियन पीपल, 2.5 करोड़ आबादी हमारी हर साल बढ़ती है, जो न्यूजीलैंड, ग्रीस या नीदरलैंड या स्वीडन की इंटायर पॉपुलेशन है। उनको एम्प्लॉयमेंट देना जी एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो 2.5 करोड़ जो एवरी ईयर यू आर एडिंग टू पॉपुलेशन, यू नीड टू मेक द यंग एम्प्लॉयबल। इस समय एम्प्लॉयबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। हाँ, प्रेमपाल जी भी हमारे साथ हैं। प्रेमपाल जी, रेलवे जो है वो लाइफलाइन रही है भारत की, और अगर रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर ना हो, और हमने देखा है कि पिछले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में रेलवे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया गया है। बहुत सारी ऐसी ट्रेनें जिसको जाने में लगभग 12-13 घंटे लगते थे, आज हम एग्जैक्टली 8 घंटे में पहुंच जाते। वंदे भारत जैसी ट्रेनें आती थी। ऐसे में इस बार का जब बजट पेश होना है तो रेलवे को लेकर के क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? दो बातें, एक तो रेलवे का पहले बजट 2017 से पहले अलग होता था, अब वो मुख्य बजट का हिस्सा है, इसलिए अब रेल बजट की बात पूरे बजट के साथ ही मैं करना चाहूँगा। और आप खुद सोचिए कि पिछले पूरे वर्ष में कितनी वंदे भारत शुरू हुई, बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चली हुई है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। जब कोरोना के टाइम पे सारा देश एक अलग से नींद में था, तब हमने अपने ट्रैक ठीक किए, पुल ठीक किए, अपना एक्सपेंशन किया, रेलवे को नॉर्थ ईस्ट तक बढ़ाया, और पिछले दिनों कश्मीर में भी हमने अपना झंडा बुलंद किया है। ये तो सिर्फ रेलवे की बात है, लेकिन ये क्योंकि आज आम बजट है इसलिए आम आदमी की बातें की जाए। पिछला पूरा वर्ष हमारा एक ट्रंप प्रशासन के आतंक में बीता है। फ्रेट टैरिफ बढ़ाए गए, कम किए गए, बच्चों को वहाँ जाने पर सुविधा, वो HB वीसा के दबाव रहे, यानी क्या क्या रहा है आपको पता होगा। मुझे लगता है कि उस आईने में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को देखना होगा। शायद आपने ही कहा बहुत अच्छा कि हम आत्मनिर्भर, अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तो हम शायद उन सभी चुनौतियों का सामना कर लेंगे। अगर एक छोटी सी एक बात, अब इसमें हमें ध्यान ये देना होगा कि किसानों की इनकम और उनको कैसे वो आगे किया जाए, और यूथ को, नौजवानों को कैसे हम आगे जॉब दिया जाए। अदिति ने भी किया था सर, और मैं भी यही कह रही थी कि किसान चाह रहे हैं कि उनकी आय में वृद्धि हो। क्या ये बजट उसे लेकर के धरातल पर उतरता है? ईशान त्यागी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस समय अदिति हमारे साथ है। किसान जी, मनरेगा को लेकर लगातार आप सवाल करते आए, लेबर कोड को लेकर भी सवाल करते आए,
ऑपोजिशन की इस बजट से क्या उम्मीद है, क्योंकि जाहिर तौर पे जैसे ही 1 बजे खत्म होगा आप मुद्दे निकाल कर लेकर आएंगे और आप कहेंगे कि गरीब को इग्नोर किया गया है, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन की क्या उम्मीद है? जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक देखिए, स्पेक्यूलेशन ये करना कि हम आएंगे और नकारात्मक रूप से ही आएंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर ये सरकार देश हित में काम कर रही होती, जो आम जनमानस है उसके लिए काम कर रही होती, तो जरूर हम इस बात की सराहना करते। अभी आपने नाम लिया मनरेगा का, जो ये नया बिल लेकर आए हैं, उसमें पहली बार मैं देख रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन जो एक स्कीम थी मनरेगा, उसको हटा के सप्लाई ड्रिवन कर दिया। सरकार केंद्रीकरण करना चाह रही है एम्प्लॉयमेंट का भी, तो इसका तो उसकी आलोचना तो होगी ना। आप नाम को छोड़ दीजिए, मैं नाम की डिबेट में नहीं जाऊंगा। अगर आप डिमांड ड्रिवन स्कीम को, कि भाई एक व्यक्ति अगर मजदूरी चाहता है करना, वो रोजगार चाहता है अपने लिए, तो उसको सरकार बाध्य होगी रोजगार देने के लिए। ये मनरेगा ने दिया था। लेकिन नए बिल में क्या किया इन्होंने, नए एक्ट में क्या किया कि सरकार जब चाहेगी, जहां चाहेगी, जिस वेज पे चाहेगी, उस वेज पे हम बंधुआ मजदूरी करवा के एक व्यक्ति से काम करवाएंगे। ईशान जी, मैं तो तो सोच इसका रही थी हमने आप विरोध 2 करने का बजे काम सरकार किया। को अब कोसेंगे, सुनिए, लेकिन आप तो अभी 11 भी नहीं बजे कोसना शुरू हो गए। मैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ ऑन बिहाफ कि आप जनता नहीं, के बिहाफ सरकार पे को क्या नीतियों एक्सपेक्ट पे, कर रहे हैं? सरकार को नीतियों पे आईना दिखाना, देखिए कोसना नहीं होता है। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव सर, बजट तो आ जाने कोसना दीजिए। कहने का काम, बजट तो आ जाने मैं दीजिए। वही कह रहा हूं, अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कोसने का काम कह रही हैं, तो आपने, मुझे लगता है, कोई चश्मा लगा रखा है। मैंने वो चश्मा नहीं लगा रखा। मैं अभी कंस्ट्रक्टिव तो बजट ही नहीं आया सरकार ईशान को जी, बता रहा हूं। आपने मीडिया को भी कोसना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं मुख्य बातें बता देती हूँ आपको। सरकार ये कह रही है कि विकास से समृद्धि की ओर सरकार पहुंची है। पिछले 11 सालों में बजट ऐसे दिए हैं। दूसरा देखिए, सरकार कह रही है कि कल्याणकारी व्यय हुआ है, यानी निजी निवेश पर बात कर रही है। एमएसएमई सेक्टर में विस्तार की बात करती है सरकार। सरकार कह रही है कि जन कल्याण योजनाओं का पैटर्न बदले हैं और ये घर घर तक पहुंचा है। पिछले दशक में डिजिटल वेलफेयर नेटवर्क मजबूत हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट की बात करती है सरकार। और अभी तो मेरे पास पूरी फहरिस्त है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं मानते क्या? 11 साल में कोई एक काम अच्छा बता दीजिए सरकार का। हाउस होल्ड सेविंग, जिसपे हमारा देश, हमारे सब परिवार है, देश भी छोड़ दीजिए, हमारे जो परिवार हैं वो हाउस होल्ड सेविंग्स पे चलते हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स देश की घट रही है। सरकार जो नई टैक्स स्कीम लेकर आई है, उसके जरिए वो आपको खर्चा करवाना चाहती है। वो हाउस होल्ड सेविंग्स को कम करने का काम सरकार करना चाहती है। सरकार कहती है आप खर्चा ज्यादा करिए, हाउस होल्ड सेविंग कम करिए, जिसपे हमारी इकोनॉमी चलती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सरकार कहती है कि देश की इकोनॉमी दुरुस्त है। अगर दुरुस्त है तो वो हमें FIIs में भी दिखे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, वो पिछले वर्ष में लगभग 19 बिलियन डॉलर देश की इकोनॉमी से बाहर लेके जा चुके हैं। और जनवरी का महीना उठा लीजिए, आप 1 फरवरी पे बैठे हुए हैं आज, जनवरी का महीना उठा लीजिए तो 4 बिलियन डॉलर देश से बाहर जा चुका है। FDI ऑल टाइम लो मेरा पर तो है। बहुत सिंपल सा इसलिए सवाल था कि 11 साल में कोई एक भी काम अच्छा नहीं हुआ क्या? बस यही था मेरा शिका। मुझे लगता है आपको दूसरे पैनलिस्ट के पास एक जाना काम होगा। अच्छा हुआ, एक काम अच्छा हुआ जी, एक काम बहुत अच्छा हुआ और मैं सरकार की पूरी सराहना करता हूं उसके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी, निर्मला सीतारमण जी की भी, और अपने मीडिया बंधुओं की भी, कि बहुत बड़ी हेडलाइन, बहुत बड़ी हेडलाइन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ। और ईशान मीडिया का ईशान अच्छे जी, तरीके ये से आप दुरुपयोग कांग्रेस के करने का प्रवक्ता हैं सरकार ने और आप काम जो कह रहे हैं वो ही कहना है आपको। बजट तो खैर पेश होना है बस थोड़ी शिखा, देर बाद। एक बात मैं खत्म करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे कि यही मीडिया ने सिंग इज किंग भी चलाया था बड़ी हेडलाइन में। तब आप पता नहीं ईशान जी शायद पढ़ाई कर रहे होंगे। जी, शिखा। He was king. He was a graduate from ठीक है, Harvard. ओके, ठीक है। सिंह was माया actually सिंह king. भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में है। माया जी, होम मिनिस्ट्री हर एक घर में होती है। एक तो होम मिनिस्ट्री है जो काम कर रही है, वित्त मंत्रालय है जो बजट पेश कर रहा है, लेकिन घर का की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं के ऊपर होती है, पुरुषों के ऊपर भी अब इक्वली होती है। क्या इस बजट से आपको उम्मीद है? क्या लग रहा है? एक अगर मैं कोई चीज़ पूछूं कि आप चाहते हो कि बजट से ये मेरे को फ़ायदा हो जाए, क्या है वो चीज़? देखिए, अगर गृहिणी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत समय से देख रही हूं कि महिलाएं बहुत अपेक्षा रखती हैं कि जब भी बजट हो उनके लिए कुछ बेहतर हो। लेकिन पिछले बजट में हमने देखा, हम पिछले बजट पे भी मैंने डिस्कस किया कि जो हमारी किचन है वो अमूमन जिस तरह देखा जाए उससे दुगनी और ढाई गुनी बढ़ गई है। हमारे पतियों के, हमारे परिवार के पुरुषों के
जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो तनख्वाहें हैं वो घट गए हैं और जो हमारा खर्चा है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। आप इसी को देखिए कि घर गृहस्थी की जो सीमाएं कितनी सीमित हो गई हैं, रसोई की महिलाएं कितनी संकुचित हो गई हैं, उनके सामने चारों तरफ एक तरह की वो कहते हैं धुरी होती है परिवार की, महंगाई वो धुरी होती है परिवार की। उनके पास अपने पति के सोर्स ऑफ इनकम एक जो लिमिटेड भी हो गए हैं, जो कोरोना काल के बाद घट गए हैं। मैंने भी कहा था कि बहुत से लोगों की तो नौकरियां चली गई, तो उसके बावजूद उन्हें एक सीमित आय में अपनी रसोई को समेटना था, जो कि 2.5 गुनी बढ़ गई। तो अब आप सोचिए, देश की महिलाएं, जो खासकर मैं महिलाओं के तौर पर बैठी, मैं खुद अपनी रसोई संभालती हूँ, हर चीज के दुगने से भी ज्यादा रेट हो गए जो हमारी रसोई के हर आइटम था। सुनिए, उसके बाद बच्चों की शिक्षा पे अगर बात करी जाए, बच्चों की शिक्षा बढ़ गई, जिसपे बहुत समय से हम एक आंदोलन पे बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, ऐसे महिलाओं की तरफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जो ये कह रही हैं वो डेटा उससे मैच नहीं करता कि लोगों की इनकम कम हो गई है। जी जी, कोरोना काल से देखिए, कोरोना काल से आपने अगर देखिएगा लोगों के व्यवसाय पे बड़ा फर्क पड़ा, लोगों की नौकरियों पे बड़ा फर्क पड़ा है। और जब पड़ा फर्क तो उनका जो कमी नहीं, आय की भी कमी हो गई। कोरोना काल के बाद बिजनेसमैन कैटेगरी को अगर आप देखें, जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो आती है वो पहले से घटी है। देखिए, आप देखिए लोगों से अगर सर्वे कराया क्या है, क्या चाहती हम चाहते हैं कि लोगों का जो इस तरह का जो टैरिफ के बाद और जीएसटी वगैरह के बाद जितनी सारी प्रॉब्लम हुई, एक आम जनता को, जो खासकर आम जनता जिससे मैं संबंधित है, मैं बिलोंग करती हूँ, उनके लिए राहत हर बार हम देखते हैं। तो मैंने पूछा, देखिए, सबसे बड़ी महिलाएं देखती हैं शिक्षा और मेडिकल के लिए। मेडिकल आज भी लोगों की, आम जनता की पहुंच से अच्छा मेडिकल अभी भी बहुत दूर है। सरकार को अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज पे बहुत काम करने की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पहले ये होता था, तो सरकार ने बहुत सारी नहीं, पहले ये होता था, देखिए हम मेडिकल में भी दी है, मेडिकल में दी है, लेकिन पहले जो हम लोग जीत जाते थे लड़ाई मेडिकल की, वो ये होता था इंश्योरेंस क्लेम से। अभी जो बंद कर दिया गया, मैम इंश्योरेंस से भी टैक्स हटा दिया, नहीं हटा दिया, लेकिन तो उसके बाद अभी लोगों ने उन्होंने क्या करा, वो कहते हैं पहले पे करो उसके बाद हम। अरे मैम, नहीं, आपने फैक्ट से बोला, मैंने आपको फैक्ट बता दिया। आपने बोला कि मेडिकल सुविधाएं नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल सुविधाएं हमारे यहाँ जो हमारी हेल्प होती है वही है, बहुत दूर है। आप देखिए, आप धरती पर रह के हम लोगों की बात करते हैं, जो जमीनी लोग काम करते हैं, उनसे पूछिए। बेसिकली आप मैम चाहती हैं कि टैक्स खत्म हो जाए। अभी भी बहुत कम है, हम एक बात ये है, पहला तो कि आपके हाथों में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं कंगन, और आई विश कि ये पूरे गोल्ड वाले असल भी हो भी सकते हैं, और हो तो ये सरकार आपको एक दिन पहना भी देगी। दूसरी बात है कि आप जिस कोरोना का जिक्र कर रही हैं ना, उस कोरोना में भारत तो फिर भी स्टेबिलिटी के साथ खड़ा होके चल गया। आप दूसरे देशों की हालात देखेंगी तो आपको रियलाइज होगा, और शायद आप घर जाके कहेंगे कि धन्यवाद है कि हम इस देश के वासी हैं, क्योंकि जैसी हमारी स्थिति थी, मेक इन इंडिया नहीं था, हमें तब तक कुछ पीपी किट से लेकर कुछ बनता नहीं था, वो इतना आगे बढ़ा। शायद सरकार है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। बहरहाल आपकी बातें अभी यहाँ पर सरकार सुन जरूर रही है, और उम्मीद करते हैं कि एंड टाइम पे भी आपकी कोई बात शायद पहुंच जाए। वीपी सिंह जी हमारे साथ है, कारोबारी आप। सर, आपने तो मार्केट, जिसका अभी माया जी जिक्र भी कर रहे थे, हमने कोरोना काल देखा कैसे मार्केट क्रैश हुआ, किस तरीके से उत्पादन जो क्षमता चाहे किसी भी कारोबारी की रही कितनी भी हो, लेकिन बिका ही नहीं, सामान आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन अभी ईयू के साथ हमारा एक डील हुआ है सर, आपको उसके बारे में जानकारी होगी, और ईयू के साथ डील को भारत के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर माना जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिहाज से बहुत बेहतर माना जा रहा है। कारोबार के इम्पैक्ट से, कारोबार के अगर नज़रिए से देखने की कोशिश करें भारत के अंदर, तो क्या बदलाव आपने पिछले 5 साल में महसूस किया? कारोबार निश्चित तौर से पिछले कई सालों में बढ़ता आया है। हर एक बजट इस गवर्नमेंट का एक सिस्टमेटिक तरीके से ईज़ ऑफ बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश में लगातार रहा है। आप ये देखें कि 2015 में सबसे पहले अटेम्प्ट किया गया लैंड एक्विजिशन बिल को चेंज करने के लिए, जिससे लैंड प्राइसेस थोड़ी सी कम मिले। जिसने भी उद्योग शुरू करना है उसको आसानी से लैंड मिले। उस समय की परेशानी हुई, ठीक है, वो अवार्ड वापसी वगैरह शुरू हुआ तो वो नहीं कर पाए। लेकिन आगे 2016 में सबको मालूम है कि ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा टेरर था एक हिसाब से जी। नॉट ओनली विद इन इंडिया, पाकिस्तान में प्रिंटिंग मशीन्स लगी हुई, राइट। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन ज़रूरी था, और काला पैसा सफ़ेद बनाना बहुत ज़रूरी था, और बहुत हद तक वो बनाया भी गया। लोग डीमोनेटाइजेशन को डीमन की तरह बोलते हैं, लेकिन आप ये देखिए, अगर सारा पैसा वापस आ गया, इसका मतलब काला
पैसा। नहीं, लेकिन ये तो कांग्रेस भी कहती है, विपक्ष की जो पार्टी है वो कहती है कि कहाँ आया काला धन वापस, क्या बदलाव हुआ? काला बल्कि धन, इसके पीछे तो अलग तरीके की राजनीति भी बुनाई जाती है। ये ध्यान देने की जरूरत है, जब हम कहते हैं कि 99% पैसा वापस आ गया बैंकों में, तो वो इसका मतलब पैसा तो काला पैसा सफेद बनकर आया। ठीक है, ईशान जी क्विक रिएक्शन जल्दी से, सर मुझे जाना है चल पे। अभी जैसे सिंह साहब ने बोला कि डीमोनेटाइजेशन, तो मैं वही याद दिला देता हूं कि डीमोनेटाइजेशन में आरबीआई का डेटा है, आरबीआई ने बोला कि 99% से ज्यादा नोट वापस घूमकर आ गए। इसका मतलब जिनको अपना काला धन सफेद करना था उनको इस सरकार ने करवा दिया। दूसरी बात, वादा किया गया था कि काला धन स्विस बैंकों से पूरी लिस्ट आएगी, धीरेन्द्र जी जल्दी क्विक रिएक्शन ईशान जी की बात पर, जेल में भेजा जाएगा। ठीक ठीक, तो वो कब हुआ मुझे ये बताइए। और रही बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात माया सिंह जी ने बोली कि हेल्थ पे जो हम खर्चा कर रहे थे 2022-23 के बजट में वो 2.2% था, जो कि गिरा के इस सरकार ने 1.94% करने का काम किया पिछले बजट में। तो अगर आपका फोकस हेल्थ पे नहीं है, और ये तो बेमानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम बात करें एजुकेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डिफेंस में किस तरह से हम ड्रोन्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं देश में, तो ये तो बड़ी आप बेमानी की बात होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह भी दें कि आप ईशान जी कुल पूरा आवंटन ही बढ़ाया गया पिछले साल के मुकाबले। पिछली बार जो बजट पेश हुआ हेल्थ के सेक्टर में, किसकी बात कर रहे हैं आप? कम कर दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने हेल्थ की बात की, मैं आपको हेल्थ बता रही हूँ, डिफेंस में भी बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? कैसे? 13.13% है। आपने बोला कि अब तक जो है वो, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो बजट को कम किया गया है, आप ये कह रहे हैं? कैसे बजट को कम किया गया? इसके बजट में 2.2% था पूरे बजट का, और उसके बाद अब पिछले बजट में 1.94% है। अगर आपको ये गिरावट नहीं दिखती तो क्या दिखती है? ठीक है, मेडिकल सीटों से लेकर के आयुष्मान कार्ड तक देने का काम सरकार ने किया। ईशान जी